आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। जब पेट की अंदरूनी लेयर के सेल्स बिना रोक टोक बढ़ने लगे और कैंसर वाले ट्यूमर में बदलने लगे तो इसे पेट का कैंसर यानी गैस्ट्रिक कैंसर कहते हैं। लेकिन इसका सबसे खतरनाक पहलू यह है कि इसके शुरुआती सिम्टम्स आसानी से पकड़ में नहीं आते और जब पता चलता है तब काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो आज बात करेंगे स्टमक कैंसर यानी गैस्ट्रिक कैंसर की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर मुदस्सिर अहमद। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमें इंतजार है आपके सवालों का। डॉक्टर मुदस्सिर अहमद, जैसे आज हम बात करने वाले हैं स्टमक यानी गैस्ट्रिक कैंसर की, तो सबसे पहले ये जानेंगे ये जो कैंसर है ये किन वजहों से होता है और क्या होता है। ओके, सो आज हम मेनली बात करने वाले हैं कैंसर हमारे शरीर के अंदर जो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं उसमें से एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम क्या होता है? ये एक्चुअली हमारे पाचन जो हमारा मैकेनिज्म है उसके लिए होता है। इसमें ऊपर से नीचे तक हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, इंटेस्टाइन में खत्म हो जाता है। तो इसमें हमारा एक्चुअली मेनली क्या होता है कि ऊपर से जैसे माउथ है, इसोफेगस है, इसोफेगस के बाद स्टमक आता है, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन आता है। सो जो ये स्टमक में होने वाले कैंसर्स है या इसोफेगस के लोअर पार्ट में होने वाले कैंसर्स है, इनको हम बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल या स्टमक कैंसर कॉमनली। इसके होने की बात करें तो क्या इसकी कोई ख़ास वजह होती है? क्या हमारा ऐसी डाइट है या फिर लाइफस्टाइल है? किस वजह से होता है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। जो कॉमन चीज़ें हैं जिससे ये कैंसर हो सकता है, पहले मैं बताऊं इस कैंसर के बारे में। ये कैंसर जो है हमारे देश में बहुत ही कॉमन कैंसर माना जाता है। अच्छा। तकरीबन 2018 में इस कैंसर से ऑलमोस्ट 11.5 लाख लोग पीड़ित थे। अच्छा। नए कैंसर, और उसमें से और उसके बगैर ऑलमोस्ट 8 लाख लोग इस कैंसर की वजह से मरे पिछले 1 साल में। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैंसर है। ऑलमोस्ट 3rd मोस्ट कॉमन कैंसर है ये मर्दों में। अच्छा। और ओवरऑल में अराउंड 4th या 5th कॉमन कैंसर है इंडिया में ये। अच्छा। ओके, ये होता कैसे है? ये होता है हमारे कुछ चीज़ें ऐसे रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमारे जेनेटिक्स में है, बट कुछ चीज़ें ऐसी है जो एक्चुअली हम चेंज कर सकते हैं, जैसे अच्छा। मोटापा होना, स्मोकिंग, जैसे है अल्कोहल कंजप्शन, ज़्यादा वेरी हाई क्वांटिटीज़ ऑफ रेड मीट बहुत ज़्यादा खाना, या सॉल्टेड या स्मोक्ड फूड खाना, या बहुत, अगर ये सारी चीज़ें इकट्ठे भी कोई करता है तो ऑब्वियसली उसका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा उसके हिसाब से। अच्छा, कुछ चीज़ें होती है जैसे जेनेटिक है, जैसे किसी एक फैमिली में या किसी घराने में ज़्यादा कैंसर है, स्टमक के या इंटेस्टाइन्स के या ब्रेस्ट के कैंसर्स अगर ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं ये वाला कैंसर होने के। जी, और भी बातें करेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल यह है कि जो मैदे का कैंसर होता है, हेलो जी बताएं। जी बताएं। जो मैदे का कैंसर है तो वो उसका जो आजकल इलाज मुमकिन है कि पहले की तरह जब कैंसर होता है मैदे का तो बंदा मर जाता है? जी, हम आपके सवाल का जवाब दे देते हैं। अच्छा, सो इनका सवाल तो सिंपल है कि क्या इसका इलाज अवेलेबल है कि हाँ, नहीं, पहले तो क्या इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। मुझे लगता है हमारा ये प्रोग्राम ही सारा इसी के लिए है कि इसका ट्रीटमेंट मुमकिन है कि नहीं। ऑब्वियसली अगर इसका ट्रीटमेंट मुमकिन नहीं होता शायद मैं यहाँ पर होता ही नहीं। सो ट्रीटमेंट बिल्कुल मुमकिन है और इनफैक्ट हर किसी स्टेज में मुमकिन है। वो मैं इस प्रोग्राम के बीच में आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे ट्रीटमेंट आप देखते रहिए। सो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है? डायग्नोसिस करना, इसको पकड़ना और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना। ट्रीटमेंट कैसे कैसे होगा वो उसके स्टेज के हिसाब से, पेशेंट के बाकी जो कैरेक्टर्स है उसके हिसाब से वो पॉसिबल है। और आमतौर पर इसका ट्रीटमेंट जो होता है 3 चीज़ें लगती है, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक सर्जरी, दूसरा जो होता है कीमोथेरेपी, अच्छा। और तीसरा होता है रेडिएशन थेरेपी। ओके, सो ये 3 चीज़ों को कैसे मिक्स करना है ताकि पेशेंट को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल सके और वो पेशेंट क्योर हो सके, वो हमारा सारा जद्दोजहद होता है। आज की डेट की अगर हम बात करें तो इसका ट्रीटमेंट, इसका इलाज अवेलेबल है। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो
हेलो, अस्सलाम हेलो वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है? मैम, डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि मैंने सुना है कि थायराइड जो होता है, थायराइड इससे कैंसर होता है, ये किस हद तक सही है? अच्छा, ओके, सो ये स्टमक के तो अनरिलेटेड लगता है, लेकिन कैंसर की बात हुई है तो मैं बता देता हूँ आपको। भाई साहब का कहना है कि थायराइड का क्या कैंसर हो सकता है। हाँ। जी, इंसान के शरीर में इतने सारे अंग है, हर किसी अंग में अपना कैंसर हो सकता है। तो ऑब्वियसली थायराइड जो है, थायराइड का भी कैंसर हो सकता है। बहुत डिफरेंट टाइप के थायराइड के कैंसर होते हैं और ऑलमोस्ट हर किसी थायराइड कैंसर का ट्रीटमेंट अच्छी तरह से अवेलेबल है हमारे हॉस्पिटल्स में, इंडिया में अवेलेबल है। बिल्कुल जी। अच्छा, अगर हम ये स्टमक कैंसर के सिम्टम्स की बात करें, क्या इसकी पहचान है, तो कैसे पता लगाया जाए? कैंसर का पहचान सबसे बड़ा एक्चुअली इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, वो एक्चुअली कैंसर का पहचान होता है। सो कैंसर, ये स्टमक को का जो कैंसर होता है, एक तो ज़्यादातर ये कैंसर ओल्ड एज में होता है। अच्छा, ज़्यादा उम्र के लोगों को होता है। बिल्कुल। सो कैंसर ओल्ड एज का बीमारी है। सो ओल्ड एज में ज़्यादातर स्टमक का कैंसर जो है मर्दों में पाया जाता है और औरतों में भी पाया जाता है। सो मर्दों में ऑलमोस्ट 4 to 5% या 6% के करीब, अगर मर्दों में जितने भी कैंसर होने हो सकते हैं उसमें से लगभग 4-5%, 6% तो यही होता है। और औरतों में अराउंड 3 to 4% होता है इस कैंसर का पार्ट। और इस कैंसर की ये प्रेजेंटेशन कैसे होता है, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? तो पेशेंट्स को ज़्यादातर एक्चुअली पेट में दर्द है, पेट में ब्लोटिंग सेंसेशन आ रही है, गैसेस का जैसे बताते हैं पेशेंट कि मुझे गैसेस होते हैं ज़्यादा, पेट फूल जा सकता है। अच्छा, कभी कभी उल्टी आती है, उल्टी के साथ खून आना, या कभी कभी लेट्रिन के साथ खून आना, या लेट्रिन काला होना जिसको बोलते हैं ब्लैक मोशन। सो ब्लैक मोशन होना ये भी एक इसका लक्षण हो सकता है। इसके बगैर जैसे वजन कम होना, जॉन्डिस होना। अच्छा, जॉन्डिस मतलब कि पीलिया होना, जो हमारे स्किन या आईज हमारी येलो हो जाती है तो वो होना, वो भी इसकी वजह से हो सकता है। एनोरेक्सिया मतलब कि भूख कम लगना। अच्छा, ओके, सो ये कहीं ना कहीं ये इसकी वजह हो सकती है, और भी इसके बारे में आपसे जानेंगे। कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, ये डॉक्टर साहब जो है ना, इसका नाम बताइए, इंट्रोडक्शन दीजिए इसका। एक तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो अक्सर हमने सुना कि बॉयलर मुर्गे खाने से ये उनमें भी कार्सिनोजेनिक वो है, उनसे कैंसर हो सकता है, कि ये किस हद तक सही है? ओके, सो शुक्रिया। सो मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सिर अहमद है। मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और मैं यहाँ पर दिल्ली में एज ए मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट काम करता हूँ, फोर्टिस हॉस्पिटल में। ओके, सो दूसरा सवाल आपका जो था मेनली कि क्या ये ब्रॉयलर चिकन खाने से क्या कैंसर हो सकता है कि नहीं। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं। बिल्कुल। सो इसमें एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि किस किस चीज़ से, कौन से फूड से हो सकता है ये कैंसर, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एज सच कोई भी ऐसा 100% प्रूफ अवेलेबल नहीं है कि कोई एक डाइट से ये कैंसर हो सकता है, लेकिन शक बहुत सारे फूड्स पे है। जैसे कुछ टॉक्सिन्स है, अल्फा टॉक्सिन होता है एक, वो कुछ फूड्स में हो सकता है, ज़्यादातर चाइना में पाया जाता है तो उसकी वजह से हो सकता है। रेड मीट की कंजम्पशन ज़्यादा करने से भी ये कैंसर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि रेड मीट खाना ही नहीं है, लेकिन रेड मीट के बहुत ज़्यादा कंजम्पशन से ये कैंसर हो सकता है। अच्छा। अल्कोहल, स्मोकिंग का इस्तेमाल करने से ये कैंसर हो सकता है। जो आपने बोला था ब्रॉयलर चिकन, सो ब्रॉयलर चिकन का एज सच डेटा, एज सच कोई भी जानकारी इस समय पे अवेलेबल नहीं है पूरी दुनिया में कि ब्रॉयलर चिकन के खाने से ये बीमारी हो सकती है। लेकिन एक चीज़, सिंपल चीज़ है, अगर ब्रॉयलर चिकन बहुत अच्छी तरीके से, अच्छे जगह से और अच्छे तरीके से उनका पैदावार किया जाए तो फिर मुझे नहीं लगता उससे कोई चीज़ होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। लेकिन अगर ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है या कहीं ना कहीं तो वो उसका असर दिखाएगा। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है? मैं जे&के से बोल रहा हूँ जी। मेरा बाप का वो लैंग्वेज कैंसर है, अब उसको क्या इलाज है? ओके, शुक्रिया, मैं आपको बता देता हूँ। सो इनका सवाल जे&के से है। शुक्रिया आपका देखना वहाँ से।
जो लंग कैंसर है, लंग कैंसर का इलाज भी, जैसे स्टमक का कैंसर का बात कर रहा हूं मैं, तो लंग कैंसर का इलाज भी बिल्कुल मुमकिन है, अच्छी तरह से हो सकता है इलाज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका सही जगह पर पहुंचना। सही जगह कौन सी है? सही जगह है आपके आसपास का जो भी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हो या सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हो, उनके पास जाना, वो आपको नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दे देंगे कि कैसे ठीक हो सकता है। वो उसकी जानकारी के लिए मुझे लगता है हमने लास्ट प्रोग्राम किया था, तो वो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, वो अवेलेबल है ऑनलाइन। जी, जैसे आपने बताया इसके सिम्टम्स के बारे में बताया कि इसमें उल्टी होती है और गैसेस रहती हैं पेट में, आपको जॉन्डिस हो सकता है, जो भी आपने इसके सिम्टम्स बताए वो बहुत कॉमन है। उनको उन सिम्टम्स को देख के कोई ऐसा नहीं सोच सकता कि ये कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं, तो फिर पता किस तरह से लगाया जा सकता है? एग्जैक्टली सी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे स्टमक में पेन होना, पेट में दर्द होना, उल्टी आना, ये तो बहुत आम चीज़ें हैं। आमतौर पर मतलब ऑलमोस्ट मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान ऐसा होगा जिसने ये एक्सपीरियंस ना किया हो। तो किसी न किसी टाइम पे हम सब लोग ये चीज़ हो सकता है। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जब हम कैंसर के बारे में सोचते हैं तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखना होता है कि क्या ये चीजें परसिस्टेंट रहती है, क्या ये मुसलसल रहती है, बहुत टाइम के ऊपर रहती है, क्या ये चीज़ें जो भी उनके लिए दवाइयाँ हम देते हैं, जो डॉक्टर उसके लिए कोई दवाई देता है, क्या उससे फर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कोई चीज़ परसिस्टेंट रहती है, जैसे पेट का दर्द, उल्टियाँ, ब्लीडिंग, तो अगर कुछ ऐसा होता है, अगर वो कुछ इनिशियल दवाइयों से ठीक नहीं होता है, तो ऑब्वियसली आपका शक जाना चाहिए कि कहीं ऐसी बीमारी तो नहीं है जो कैंसर हो सकती है। बिल्कुल, अगर ये चीजें लगातार दिखाई दे रही हैं दवाइयां लेने के बाद भी, तो हाँ शायद हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो, लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। हेलो, लगता है किसी वजह से हमारे कॉलर से राब्ता नहीं हो पाया। अच्छा, अगर मैं बात करूं इसमें जेनेटिक रिस्क की आपने शुरू में बात कही थी, अगर फैमिली हिस्ट्री है या फिर जेनेटिक रिस्क है अगर किसी को, तो वो इसमें क्या कर सकता है? वो अपनी तरफ से क्या कर सकता है? क्या एहतियात कर सकता है? खाने पीने में क्या ले सकता है? एक्सरसाइज है, लाइफस्टाइल बदल सकता है, क्या कर सकता है? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले मैं इससे पहले जो सवाल था कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। हाँ। देखिए, अगर किसी को ब्लीडिंग होता है, उल्टी के साथ ब्लीडिंग है, तो फिर तो उसमें वेट नहीं करना है। ऑब्वियसली उसके तुरंत बाद एंडोस्कोपी होनी चाहिए। सो एंडोस्कोपी से ज़्यादातर ऐसे कैंसर्स का पता चल जाता है। ब्लीडिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैंसर से होता है, ब्लीडिंग किसी और कारण भी हो सकता है। सिंपल चीज़ है, किसी को अल्सर है तो अल्सर की वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। वो अल्सर तो एक नॉर्मल अल्सर भी हो सकता है जो एसिडिटी की वजह से हुआ है, या अगर वो कैंसर की वजह से हुआ है तो वो एंडोस्कोपी से पता चलेगा हमें। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी ऐसे पेशेंट्स में उनको खाने और निगलने में दिक्कत होती है। अच्छा। जब वो खाना खाते हैं तो वो अटक जाता है, या उनको जब भी वो खाना खाते हैं तो उसके बाद बहुत टाइम तक पेट बहुत टाइट रहता है और वो पास नहीं होता है, वो फूड जो है वो पास नहीं होता है नीचे। सो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वेट लॉस, ये जब सारी चीज़ें होती हैं तो आपको तुरंत उसके बाद सोचना चाहिए कि ये कहीं कैंसर तो नहीं है। आप अपने प्राइमरी फिजिशियन से मिले, आप अपने जो प्राइमरी वहां पर कोई सर्जन होगा, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होगा, वहां पर बिल्कुल इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अच्छा, सेकंड चीज था, क्या इसके रिस्क फैक्टर्स जो है क्या हम उनको खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल, क्या हम उनको कम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसा होते हैं, कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं नॉन मॉडिफाइबल, वो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे किसी का फैमिली हिस्ट्री है तो आप फैमिली हिस्ट्री को आपने चेंज नहीं कर सकते। फैमिली हिस्ट्री तो है, लेकिन कुछ चीजें जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आपका लाइफस्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो उसकी वजह से आपका जो जिस्म है वो तंदुरुस्त रहेगा। आप ओबेसिटी, अगर बहुत वजन है आपका तो वो आप कम कर सकते हैं, किया जा सकता है जी। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो वो आप छोड़ सकते हैं, अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं तो आप कम कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं। सो अगर डाइट में बहुत ज्यादा रेड मीट कंटेंट है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। यू कैन गो टू एक्चुअली आप व्हाइट मीट पे जा सकते हैं, या आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का ज्यादा सेवन कर सकते हैं। सो दीज आर एक्चुअली जो आप मॉडिफाई कर सकते हैं, जिनको आप चेंज करके इस कैंसर से को एक्चुअली होने से ही रोक सकते हैं, कम किया जा सकता है। रिस्क कम किया जा सकता है। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी, हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ, शोभन अहमद जी, बताएं। सवाल ये है कि हमारी मिसेज को ये थायराइड था, तो अब वो थायराइड जो है 0 आ रहा है। 0 आ रहा है तो कुछ सुना हमने कि नहीं जी, ये दवा हमेशा खानी पड़ती है, अगर नहीं खाएंगे तो नुकसान होगा। इस बारे में थोड़ा सा मशवरा दीजिए। जी, ठीक है। वैसे तो आज हम बात कर रहे हैं स्टमक कैंसर की,
फिर भी डॉक्टर मुदस्सिर हम इन्हें क्या बता सकते हैं? ओके, सो शौकत अहमद, शुक्रिया आपका कॉल करने का। सो इनका सवाल था एक्चुअली थायराइड के बारे में। सो थायराइड जब हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं वर्ड, तो इसका मतलब होता है हाइपोथायराइडिज्म, जो नॉर्मल। सो थायराइड होना मतलब ये नहीं कि कैंसर होना। तो थायराइड का कैंसर के बारे में नहीं पूछना नहीं चाहते थे, ये एक्चुअली थायराइड हाइपोथायराइडिज्म जिसको बोलते हैं उसके बारे में सोचना चाहते थे। मोस्ट प्रोबेबली वही था इनका सवाल। तो उसके लिए तो सिंपल चीज़ ये है, अगर किसी दवाई के लेने से आपका थायराइड का फंक्शन कंट्रोल में आ गया है, या आप जो बोल रहे हैं जीरो आ गया है, तो इसका मतलब है कि उस दवाई की वजह से ये नॉर्मल हो गया है। तो अगर वो दवाई आप बंद कर देंगे तो ये ऑब्वियसली ये फिर से खराब हो जाएगा आपका टेस्ट। अच्छा, दूसरा एक चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़, जो हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है। हाइपोथायराइडिज्म में एक अपनी हमारी बॉडी में एक जो हार्मोन होता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन, वो थायरॉक्सिन कम बन रहा है आपके जिस्म में, आपकी पेशेंट के जिस्म में कम बन रहा है। तो जब कम बन रहा है तो आपको बाहर से सप्लाई करना पड़ता है, और वो सप्लाई तो आपको उम्र भर ही करना पड़ेगा। या तो वो थायराइड का फंक्शन फिर से बढ़ सकता है, अगर वो बढ़ेगा तो फिर आपको बंद कर सकते हैं आप वो दवाई। लेकिन मुझे लगता है ऐसा चीज नहीं होता है। यूजुअली हाइपोथायराइडिज्म जिन पेशेंट्स को होता है उनको उम्र भर उस दवाई का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि एक रिप्लेसमेंट है। हाँ, अगर किसी मरीज में जो आपने सिम्टम्स बताए, ये सिम्टम्स नजर आ रहे हैं और लगातार काफी दिनों से नजर आ रहे हैं, तो वो इसके लिए कौन कौन से टेस्ट करवा सकता है? ओके, सो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जब किसी को सिम्टम्स हो तो उसके बाद वो तो जल्दी से ही एक्चुअली अपने प्राइमरी फिजिशियन के पास जाएगा। सो खुद टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि कौन सा टेस्ट कर ले, कैसे कर ले, क्योंकि डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं। सो जनरली स्पीकिंग, जब एक फिजिशियन के पास ऐसा पेशेंट आता है जिसमें एक पॉसिबिलिटी या एक संभावना बनती है कि ये स्टमक का कैंसर हो सकता है, तो उस टाइम पे जो है डॉक्टर जो है यूजुअली 2-3 तरह के इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। एक तरह का इन्वेस्टिगेशन होता है ब्लड इन्वेस्टिगेशन। उसमें मेजर इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या उसमें इनका हीमोग्लोबिन गिर सकता है। तो अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया, एनीमिया हो गया, तो वो आपको ब्लड के टेस्ट में पता चल सकता है। अच्छा। तो ये सारी चीजें हमें ब्लड में पता चलती हैं। सो बहुत सारी और चीजें हैं जो हमें ब्लड के, किडनी के, लिवर के टेस्ट में से पता चल सकता है। अगर किसी का पीलिया है तो बिलिरुबिन बढ़ गया होगा लिवर के टेस्ट में, तो वो हमें पता चल सकता है। दूसरा टाइप का इन्वेस्टिगेशन जो है वो होता है इमेजिंग, या जिसको बोलते हैं हम सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन या पेट सीटी स्कैन। सो सीटी स्कैन से हमें ये पता चल जाता है कि ये बीमारी अंदर किधर है, कहां पर है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है स्टमक कैंसर की इवैल्यूएशन में, वो उसको बोलते हैं हम एंडोस्कोपी। सो एंडोस्कोपी क्या होता है? एंडोस्कोपी एक ट्यूब होता है, उसके सामने एक कैमरा लगा होता है, और वो डॉक्टर पेशेंट के मुंह से अंदर डाल के इसोफेगस से होते हुए स्टमक तक पहुंचते हैं, और वो अंदर स्टमक की लाइनिंग को देखते हैं, उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से देखते हैं, ये देखने के लिए कि किसी जगह कोई अल्सर ऐसा तो नहीं है जो कैंसर की तरह दिखता है, या किसी जगह कोई ऐसा तो नहीं है, कोई ऐसा चीज तो नहीं है जो कैंसर हो सकता है। एंडोस्कोपी से 2-3 फायदे हैं। एंडोस्कोपी से एक तो पता चल जाएगा कि है कि नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये भी पता चल जाएगा कि अगर उनको कोई टेस्ट करना है, जैसे उसको सुई का टेस्ट करना है, तो वो एंडोस्कोपिकली ही इसका बायोप्सी का टेस्ट कर सकते हैं या एफएनएसी कर सकते हैं। आजकल तो एंडोस्कोपी इतनी एडवांस हो गई है, तो आजकल हमारे पास एंडोस्कोप्स होते हैं, उसमें अल्ट्रासाउंड की मशीन भी साथ में लगी होती है। हाँ। तो उसमें वो अंदर जाके अल्ट्रासाउंड से ये जो स्टमक का दीवार होता है, स्टमक का वॉल जो होता है, उस वॉल में अल्ट्रासाउंड से देख के वो देख सकते हैं कहां पर क्या एबनॉर्मेलिटी है, उसमें सुई का टेस्ट कर सकते हैं। हाँ। सो ये सारी चीजें उससे एंडोस्कोपी से पॉसिबल है जी। सो ज्यादातर ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो एक डॉक्टर या आपके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या आपके जो स्पेशलिस्ट है वो ये टेस्ट करवा के आप पता लगा सकते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरे को ब्लड कैंसर है। जी, तो आप इसके बारे में क्या जानना चाहती हैं? हाँ, मेरे को ब्लड कैंसर है। शुक्रिया, हम आपका जवाब दे देंगे। अच्छा, इनका बहन जी का सवाल है, उनको ब्लड कैंसर किसी ने बोला है। मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली अगर इनको बोला गया है ब्लड कैंसर है, तो हम बोल सकते हैं कि किसी एक डॉक्टर ने ही बोला होगा इनको कि ब्लड कैंसर है। मुझे लगता है कि अगर आपका ब्लड कैंसर डायग्नोस हुआ है तो आपको एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, वो आपका ट्रीटमेंट दे देंगे। बहुत सारे ब्लड के कैंसर का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ज्यादातर ये बोल सकते हैं कि ज्यादातर ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट अवेलेबल है इंडिया में, किसी भी शहर में अवेलेबल है। मुझे लगता है उनको जाना चाहिए उनके पास और वहां जाकर इलाज इन्हें करवाना चाहिए। अच्छा, स्टमक कैंसर में
किस स्टेज पर अगर बीमारी का पता चल जाए तो इसका इलाज पूरी तरह से हो सकता है, मरीज को बचाया जा सकता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या किस स्टेज पे इसका ट्रीटमेंट बड़े अच्छी तरीके से हो सकता है। जनरली हर किसी कैंसर के लिए ये बात सही है कि अगर वो अर्ली स्टेज में पाया जाए तो अर्ली स्टेज में इसका ट्रीटमेंट हो सकता है और अर्ली स्टेज में इसका ट्रीटमेंट 100% हो सकता है। अगर एडवांस स्टेज बन जाए, मतलब ये बीमारी ज़्यादा एडवांस्ड हो जाए, तो फिर मुश्किल होता है पूरी तरह से क्योर करना पेशेंट को। अच्छा। ट्रीटमेंट में जनरली दो चीज़ें होती है। एक चीज़ होता है कि क्या हम ये क्योर कर सकते हैं, कैंसर को ख़त्म कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। अगर पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज स्टमक कैंसर का हो तो ये बिल्कुल पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। अच्छा। अगर फोर्थ स्टेज हो तो ज्यादातर टाइम पे उस फोर्थ स्टेज स्टमक कैंसर को पूरी तरह से 100% ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी बहुत जो ट्रीटमेंट आजकल अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ कीमोथेरेपी, इन द फॉर्म ऑफ इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, ऐसा ट्रीटमेंट अवेलेबल है कि इवन फोर्थ स्टेज के स्टमक कैंसर पेशेंट्स जो हैं वो लंबे समय तक ठीक रह सकते हैं, लंबे समय तक सिम्टम फ्री या ठीक रह सकते हैं, या उनकी उम्र बढ़ सकती है और कंफर्टेबल उम्र बढ़ सकती है। बिल्कुल पॉसिबल। यानी कि अगर थर्ड स्टेज तक भी इस बीमारी का पता चल जाए तो ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है? बेटा, हम कश्मीर से बोल रहे हैं। मेरा बेटा है, उसकी एज है 28 ईयर्स और हाइट है उसकी 5 फीट 7 इंच और उसकी जो टांगे और बाजू है ना वो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा है, मांस भी कुछ भी नहीं है। अच्छा। बोन स्ट्रक्चर तो उसका अच्छा है, अच्छा खासा है, मगर पतली है टांगे भी और बाजू भी। अच्छा। और मैंने आप इससे पहले दवा मंगवाई थी मार्जून अखरोट च्यवनप्राश में। जो उसका टेंशन जब हुआ तो मैंने कॉल की अतिया हाउस से, तो उन्होंने कहा कि मार्जून अखरोट च्यवनप्राश उसको दो, महीने में 4-5 किलो का वजन मांस आ जाएगा, वजन उसका इंक्रीज होगा। जबकि उसका वजन है 56, 57 आसपास। अच्छा, ये जो उनका वजन कम हुआ, ये रिसेंटली कम हुआ है कि पहले से ही कम था? उसका 11th से उसका वजन ऐसा ही रहा। ओके, शुक्रिया। मैं आपको बता देता हूँ। जो बहन जी का ये अगेन कश्मीर से कॉल कर रहे थे, इनका एक बच्चा है, वो आई थिंक 8 साल का है, जिसको बाजू और पैर जो है दोनों में जो होता है हमारा मसल्स, वो मसल मास या फैट मास बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि इनका जो प्रॉब्लम है वो कैंसर से एज सच डायरेक्टली रिलेटेड नहीं दिख रहा है। ये बोल रहे हैं कि जो सबसे कॉमन चीज जो मुझे लग रही है कि ये हो सकता है कि कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, या इनका कुछ डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। मुझे लगता है इनको एक अपने जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट या प्राइमरी फिजिशियन के पास जाना चाहिए और वो इनको नेक्स्ट स्टेप बताएंगे। बिल्कुल इसमें स्टेप वाइज अप्रोच होता है। न्यूरोलॉजिस्ट का अगर ट्रीटमेंट का जरूरत है वो बता देंगे, या अगर कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का ट्रीटमेंट होगा तो वो बता देंगे। जी डॉक्टर, हमारे साथ कुछ और कॉलर्स जुड़ गए हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है आपका? मैं अब्दुल रऊफ बात कर रहा हूँ बैंगलोर से। जी बताएं। बैंगलोर से अब्दुल रऊफ बात कर रहा हूँ। जी, सवाल बताएं, क्या पूछना है? जी, मेरा लड़का है 20-21 साल का। उसके सर के पूरे बाल झड़ जा रहे हैं, खाना जो भी खाएगा उसे मोशन हो आता है। अच्छा। उसका पेट का बेड़ा हुआ था, पेट में गैस भी सी भर जाती है, गैस की शिकायत हर वक्त बोलता हूँ। जी ठीक है, शुक्रिया। हाँ शुक्रिया। ओके, ये बेंगलोर से बात कर रहे थे। इनका 21 साल का बेटा है जो बाल झड़ रहे हैं और जो भी वो खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता है और ऐसे ही निकल जाता है। मुझे लगता है इनको क्रॉनिक डायरिया की शायद प्रॉब्लम है और कुछ डेफिशिएंसी का प्रॉब्लम होगा इनको। इनको अच्छे से एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। वो देखेंगे कि इनका क्यों हो रहा है ऐसा। कभी कभी फूड एलर्जीज या किसी फूड के कुछ बॉडी के रिएक्शन की वजह से ऐसा कुछ हो सकता है। डेफिशिएंसी कौन कौन सी है वो पहचाननी जरूरी है, उसके बाद ही उसका ट्रीटमेंट हो पाएगा। मुझे लगता है एक अच्छे से फिजिशियन स्पेशलिस्ट और एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इनको देखने चाहिए, उसके बाद देखना। कुछ और कॉलर्स हमारे साथ लाइन पर हैं, लेकिन वक्त हमारे पास कम है तो कोशिश करेंगे कि सारे कॉलर्स का जवाब दे सके। हेलो। हेलो। हेलो जी बताएं क्या सवाल है? सवाल है जी, जो हायरटिक हर्निया है स्टमक में, उसका ऑपरेशन करना जरूरी है या नहीं है?
शुक्रिया, ऐसा दवाई से ठीक हो जाएगा। शुक्रिया, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इनका एक्चुअली प्रॉब्लम कैंसर के रिलेटेड नहीं है, इनका प्रॉब्लम है हाइएटस हर्निया। हाइएटस हर्निया क्या होता है कि एक्चुअली जो इसोफेगस और स्टमक के बीच में जो जंक्शन होता है, जो एक डोर होता है, वो जो होता है वो एक वो हमारे जो अंदर होता है, एक चेस्ट और पेट के बीच में एक दीवार होती है, उसको डायफ्राम बोलते हैं। उस वहां पर एक्चुअली स्टमक का पार्ट कुछ ऊपर चला जाता है चेस्ट के टेरिटरी में, उसको हम बोलते हैं हाइएटस हर्निया। सो देखिए, अगर हाइएटस हर्निया बहुत ही छोटा है या उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, रिफ्लक्स डिजीज नहीं होती है, तो उसमें कुछ करने का जरूरत नहीं होता है यूजुअली। लेकिन इनको क्या करना चाहिए, इनको अपने जो सर्जन वहां पर जो भी होंगे, जो इनको देख रहे हैं, और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, उनके साथ बात करनी होगी, क्या उसमें क्या सर्जरी की जरूरत है या नहीं है, वो वही बता पाएंगे। जी, एक कॉलर हमारे साथ और है, लेकिन वक्त कम है तो जल्दी से जवाब देंगे। हेलो। हाँ, हेलो जी, बताएं। जी, नमस्कार, बताएं क्या सवाल है आपका? हमारे जो लेडीज लोग को इसमें बायसेट में कैंसर हो जाता है, वो हमारा कैंसर हो के ऑपरेशन हो के है, तो इसके लिए क्या हिफाजत करना चाहिए? दोबारा भी सुनते कि आने का चांसेस रहता है, तो वो नहीं आने के वास्ते क्या खाना और क्या परहेज करना और क्या करने के किस चीज का कैंसर है इनको? आपको ब्रेस्ट कैंसर शायद इन्होंने बताया। ब्रेस्ट कैंसर बोला आपने? जी। अच्छा, शुक्रिया। इनका कहना है कि इनका ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, उसका ट्रीटमेंट हो चुका है, तो इसके बाद इनको क्या एहतियात करनी चाहिए? तो इसको बोलते हैं हम कैंसर सर्वाइवरशिप। जो पेशेंट कामयाब हो जाता है कैंसर से मुकाबले के बाद, तो उनको एक सर्वाइवरशिप प्रोग्राम होता है। उसमें क्या होता है कि उसमें वो पेशेंट जो है वो कंटिन्यूअस, या वो बोलते हैं हम कि रेगुलर फॉलो अप रहना चाहिए अपने ऑन्कोलॉजिस्ट और अपने प्राइमरी फिजिशियन के साथ में। इंपॉर्टेंट चीज ब्रेस्ट कैंसर में ये होता है कि अगर किसी एक पेशेंट को एक साइड से ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तो उसका दूसरी साइड से होना भी मुमकिन हो सकता है। तो उसमें उसका इनकी 3 चीजें आगे जाके जो सर्वेलेंस होता है उसमें जरूरी है। एक चीज कि वो कैंसर वापस तो नहीं आया अपनी जगह पर, या किसी और जगह पर, या अगली साइड में कोई दूसरा कैंसर तो नहीं आया, ये एक चीज। दूसरा चीज, जो इनको ट्रीटमेंट दिया गया है उसका जो उनका ट्रीटमेंट दिया गया है उसका साइड इफेक्ट्स। और तीसरा चीज, इनको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका भी ट्रीटमेंट। जी, डॉक्टर मुदस्सिर अहमद, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।